हेलो एवरीवन। 21 अप्रैल के एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एमसीक्यू डिले आ रहे हैं, मतलब लेक्चर आपको टाइम से उतना नहीं मिल पा रहा है, सॉरी उसके लिए। लेकिन ये आप एकदम इंश्योर रहेगा कि एक जैसे मान के चले 21 है तो 21-22 में, या 22 का है 22-23 में कर लेक्चर आपको डेली का डेली ही मिलेगा, है ना। तो ये आप बिल्कुल भी टेंशन इसकी नहीं लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको पता है कि हम डेली क्या करते हैं, 10 जो टॉपिक होते हैं जो न्यूज़ में होते हैं उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी हो जाती है। साथ ही आपका सारे पैटर्न भी हम यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। जैसे एग्जाम जो पैटर्न पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज है, वन लाइनर है। साथ ही दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि दूसरी चीज़ ये हो जाती है करंट को स्टैटिक से जोड़ के भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चलिए दूसरे प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। दूसरा प्रश्न किसके बारे में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए एक नदी है जो न्यूज़ में थी, उस नदी की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी की न्यूज़ में थी, अभी वहाँ पर उस जिस कंट्री में वो लोकेटेड है उन्होंने वहाँ पर अंडर वाटर टनल डेवलप की है। कितना? 11 मीटर की टनल डेवलप की है। अब ये जो टनल है इसमें जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी। तो आप देखिए कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। और आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया हो किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, किस रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो कंट्री है कौन सी? चाइना। और वो रिवर है कौन सी है? यांगतीजी कियांग, ठीक है ना, यांगतीजी कियांग। तो ये जो रिवर है इसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ। अब इस रिवर के फैक्ट्स अगर आप जानो तो 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ये रिवर है। और दुनिया की ऐसी नदी है, दुनिया की ऐसी नदी है, एक तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है ना। अब दूसरा इसकी क्या खास है कि ये जो पूरी नदी है ना एक ही देश के अंदर बहती है, मतलब पूरी की पूरी चाइना के अंदर ही ये नदी बहती है, ठीक। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में देखिए कहाँ से निकलती है। तिब्बत का जो प्लेटू है, मैक्सिमम रिवर आपको ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु इंडस रिवर है, या अगर हम बात करें यांगतीजी कियांग, ये सारी नदियाँ आपको तिब्बत के प्लेटू से ही देखने को मिलेंगी, ठीक। तो एक तो ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके गिरती है? तो जो चाइना है, चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, वहाँ पर जाके ये रिवर गिरती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो टॉप 3 सबसे लंबी नदी, तो 2 और जो लंबी नदियाँ उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे लंबी नदी दुनिया की है वो नाइल रिवर है, या नील नदी जिन्हें कहते हैं। वो कहाँ पे? अफ्रीका में है और उसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर मानी जाती है। फिर दूसरी सबसे लंबी नदी, या जिसे अगर हम बात करें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ सबसे बड़ी नदी होती है अमेजोन रिवर होती है। अमेजोन रिवर 6400 किलोमीटर लंबी है। और ये कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है, मतलब साउथ अमेरिका आपको पता होगा इस वाले फ्लो में ये बहती है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का मैप आपने देख रखा होती है इधर। अब देखिए जो नाइल रिवर है ना, ये नील नदी किस में गिरती है? तो ये गिरती है किस में? मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। और वहीं जो अमेजोन नदी है ना, अमेजोन नदी किस में गिरती है? तो पैसिफिक ओशियन में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? पैसिफिक में, ठीक है। तीसरी सबसे लंबी नदी आपने देख ली यहाँ पे यांगतीजी कियांग। फिर चौथी सबसे लंबी नदी होती है मिसिसिपी मिसौरी रिवर। मिसौरी रिवर ये कहाँ पे है? यूएस में है, ठीक है। तो इसकी लंबाई 6275 जितनी है, ठीक है। तो ये 4-5 नदियाँ इंपॉर्टेंट नदी हैं जिनकी लंबाई आपने यहाँ पर देख ली। ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पता ही होगा, ब्रह्मपुत्र चाइना के तिब्बत से ही निकलती है हालांकि, और फिर क्या करती है? नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है ना। कल ही हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में यहाँ पे देखा था, कई सारे फैक्ट देखे थे। और मेकांग अगर आप देखो तो म्यांमार वगैरह आई थिंक जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपने क्या देखा? सिर्फ आपने ये देखा न्यूज़ में क्यों था, आपने उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ देखी। क्रोनोलॉजी में आपने देखे नाइल सबसे बड़ी है, अमेजोन उसके बाद है, यांगतीजी कियांग उसके बाद है, ठीक है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी भी आपने यहाँ पे देख ली। मिसिसिपी मिसौरी 4th लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे इंडिया के बारे में बात कर ली जाए, है ना, कि इंडिया में कौन कौन सी टॉप रिवर हैं जो लंबाई के आधार पर, ये भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी हो जाता है कि कब क्या पता क्या आ जाए, ठीक है। तो अगर आप बात करें भारत में ओरिजिन के बेस पर ना, ओरिजिन जिसका भारत में हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी नदी है गंगा रिवर। गंगा जिसका ओरिजिन भी भारत में हो रहा है, इसकी लंबाई लगभग आपको 2525 किलोमीटर देखी जाती है। फिर दूसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखने को जो भारत में ही ओरिजिनेट हो रही है वो है गोदावरी। देखिए इंडस और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदियां हैं लेकिन उनका ओरिजिन भारत में नहीं हो रहा है, ये आपको थोड़ा समझना है। और गोदावरी जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है वो 1465 किलोमीटर लंबी है, सेकंड लार्जेस्ट। और थर्ड लार्जेस्ट आपको कृष्णा मिलेगी जो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से आई थिंक निकलती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए आपने यहाँ पे इसके बारे में देख लिया, इसका सही आंसर भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो राष्ट्रीय उद्यान बनता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय उद्यान बनाना किसके अंतर्गत आता है? देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत आपको देखोगे जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो भी वन्यजीव संरक्षण है तो उनको क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, नेशनल पार्क है कोई भी ऐसी साइट्स हैं, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे नेशनल पार्क न्यूज़ में था जिसे कहा जाता है करनाल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान, न्यूज़ में क्यों था ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने फैसला यह दिया है कि राष्ट्रीय उद्यान के आसपास इको सेंसिटिव जोन की जो एडवाइजरी जारी की थी किसने, गवर्नमेंट ने, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको लागू नहीं किया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जानना ये जरूरी है तो भाई ESZ होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें इको सेंसिटिव जोन का ही है। जैसे यहाँ पे रामसर साइट है ना, तो उसमें रामसर साइट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन का है, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे कि आखिर किस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पहला ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला एरिया होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब वहाँ पर क्या रोक लगाई जाती है, तो माइनिंग वगैरह नहीं होगी, है ना, इंडस्ट्रियल जो इमरजेंस वहाँ पे ज़्यादा नहीं, उस रीजन में अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं किया जाएगा, पोल्यूशन का खतरा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखी जाती है। और 0 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे मान चलिए ये वाला एरिया नेशनल पार्क को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से ये 10 किलोमीटर रेंज है तो इस पूरे रेंज को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं। तो यही अभी क्या हुआ था कि अभी 3 ग्राम पंचायत को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए जो आदेश जारी हुआ था उसको उच्च न्यायालय ने आई थिंक रद्द कर दिया है, ठीक है ना, कैंसिल कर दिया है। तो ये इस वजह से करनाल शेरजंग जो राष्ट्रीय उद्यान वो न्यूज़ में आ गया। अब इसको सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय गंगेटिक प्लेन एंड सेमी एरिड बायोजोग्राफिक रीजन। यह हिमालय गंगा का मैदान अर्ध शुष्क जैव भौगोलिक क्षेत्र के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखो नेशनल पार्क जो होता है ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ या जो अगर आप देखोगे प्लांट्स है, इन सबका कंजर्वेशन किया जाता है। और इसको डिक्लेयर कौन करता है, इसको डिक्लेयर करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये साइट नेशनल पार्क कहलाएगी। लेकिन जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है उसकी प्रोसेस के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उनको एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से दिया जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेशनल पार्क में इसके संबंध में क्या किया, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द पार्क इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डेंस टीक फॉरेस्ट। यहाँ पे सागौन के बहुत घने पेड़ हैं, ये यहाँ पे कहा जाता है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। मुझे तो क्या लगता है तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि सागौन नहीं, यहाँ पे शाल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके वृक्ष पाए जाएंगे, यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाएंगे। और साल के जो वृक्ष है उनमें अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस भी हालांकि यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन आपकी सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकेशन समझ लिए, लोकेशन आपने देख ली। अब जो शाल और सागौन के ट्रीज़ होते हैं डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान के चलो ये साल के वृक्ष हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, साल ट्री या टीक जिसे सागौन कहा जाता है, टीक को सागौन कहा जाता है। तो सागौन वाले जो वृक्ष है ना वो आपको ड्राई वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ड्राई वाले रीजन में जैसे मतलब क्या, जैसे मध्य प्रदेश वाला, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे इसके सागौन वाले वृक्ष, ठीक है। और इसी का फर्नीचर, जहाज वगैरह निर्माण में यहाँ पर यूज होता है। और यहाँ पर जो ये वाले जो वृक्ष हैं साल वाले हैं, सागौन में तो मैंने बता दिया, साल वाले क्या होगा जो थोड़ा हल्का सा सेमी ड्राई, अगर हम बात करें डिसिडुअस वाले रीजन में, थोड़ा सा नम पर्णपाती वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साल सागौन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। जनरली अगर आप देखोगे नेशनल बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। नेशनल पार्क की बात करें तो पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में मानसर लेक के बारे में। मानसर ने एक रामसर साइट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है रामसर, ये कौन सा मानसर लेक। अब ये न्यूज़ में क्यों था ये भी यहाँ पे देख लेंगे। तो हाल में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यहाँ पे जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं उनको क्या किया, रिव्यू किया है। इस वजह से क्या है, थोड़ा द हिंदू में न्यूज़ में आ गया। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो मानसर लेक है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया मानसर लेक के बारे में। रही बात रामसर साइट की, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, कहाँ पे, ईरान में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो भी ऐसी साइट्स होती हैं, खासतौर पर जो क्या कहते हैं कि वाटर से रिलेटेड साइट्स होती है, वेटलैंड होते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स को हम क्या कर सकते हैं, जो
रामसर साइट के अंदर लेकर प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, लगभग 80 के आसपास, 80-85 जितनी रामसर साइट भारत में हैं। एक बार थोड़ा सा फैक्ट भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। अब ये किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, शिवालिक। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? शिवालिक का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आम्बेर फोर्ट के बारे में है। आम्बेर फोर्ट के बारे में यहाँ पे क्या न्यूज़ था? यहाँ पे अवैध जो हाथी सवारी हो रही थी उस पर याचिका चल रही थी हाई कोर्ट में कि भाई हाथी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जो इसकी सवारी की जा रही है वो इलीगल है। इन सबको लेके यहाँ पे अगर हम बात करें, राज्य सरकार अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किया गया था, तो इस पर सुनवाई चल रही थी। तो आम्बेर फोर्ट यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। हाथी के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे और आम्बेर फोर्ट के बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। अब हाथी के बारे में अगर आप यहाँ पे देखो या आम्बेर फोर्ट के बारे में देखो, चलो स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि जो आम्बेर फोर्ट है ओरिजिनली बिल्ड किया गया था राजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। कछवाहा राजपूत थे, जनरल एम्परर ऑफ अकबर के समय कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह द्वारा डेवलप किया गया था। ये आपको बताना है। ये है कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जयपुर के पास। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जयपुर से 11 किलोमीटर दूर आपको यहाँ पे आमेर फोर्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, ये जो मान सिंह थे जिनके बारे में बात की जाए तो अकबर के नवरत्न शामिल थे, नवरत्न उसमें से एक माने जाते हैं मान सिंह। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका निर्माण कब किया गया था किले का, तो किले का निर्माण करवाया गया था 1592 में। इस किले का निर्माण कराया गया था, बाद में अलग अलग टाइम पर रिन्यू हुआ और ये वर्तमान में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल है। ठीक, अब इसका जो पहला ऑप्शन है कहीं ना कहीं करेक्ट हो रहा है। ठीक है, रही बात दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वास्तुकला राजपूत और मुगल इस्लामी श्रेणी में है। भाई यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो, क्योंकि आपको पता ही है कि जब दो रिलीजन आपस में आते हैं या आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो कल्चर है या जो आर्किटेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ मर्ज होता है। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट हो रही है। तीसरा, इट इज़ सिचुएटेड इन विंध्यानंज। भाई विंध्यानंज में कहाँ से होगा? विंध्यानंज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, है ना। जयपुर में, जयपुर तो यहाँ पे है, वहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी? तो तीसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अरावली रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा यहाँ पे एलिफेंट के बारे में, तो एलिफेंट भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला जाता है। ठीक है ना, NHA बोला जाता है। अब ये असम, कर्नाटक, केरला और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में आपको देखने को जाएंगे। और ये एक तरह का आपको पता है शाकाहारी जीव जंतु होता है। ठीक है, और IUCN में इसको इंडेंजर लिस्ट में रखा गया है। इसमें इंडेंजर लिस्ट में रखा गया है। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1992 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, इसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखा आपने क्या है सही आंसर क्या हो जो 1 और 2 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पेलुसियम के बारे में कि पेलुसियम एक प्राचीन शहर जो हाल ही में गोलाकार मंदिर की खोज के कारण चर्चा में था। यहाँ पे क्या राउंड एक टेम्पल यहाँ पे खोज हुआ है पेलुसियम। ये कहाँ से संबंधित है ना, किस सभ्यता से संबंधित है? लेवांत से, अनातोलिया से है, सिनाई पेनिनसुला से या मेसोपोटामिया से है? ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई ये कहाँ से संबंधित है। अब इसका सही आंसर क्या हो? जो सही आंसर हो सिनाई पेनिनसुला। अब सिनाई पेनिनसुला है कहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये अफ्रीका का मैप आपने देख रखा है, ये वाला रीजन अगर आप देखो, ये वाला रीजन ये सिनाई पेनिनसुला का पार्ट यहाँ पे माना जाता है अफ्रीका के मैप में। तो यहाँ पर इसको ये सभ्यता देखी गई है। नील नदी की जो सभ्यता थी वहाँ के आसपास ये पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज के नाम आपने सुना होगा ना। ये दोनों पोर्ट हैं जो किसको स्वेज कैनाल के दोनों साइड हैं। तो वहाँ पे ये सभ्यता को देखा गया है रिसेंट में। ठीक है, तो और बहुत कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाना, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि सिनाई जो पेनिनसुला मिस्र में है, यहाँ पे आपको ये देखा गया। मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान की है ना। अनातोलिया आई थिंक तुर्की की है। तो ये दोनों जो ऑप्शन ये होंगे नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनाई पेनिनसुला हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बात करें मुथुवन ट्राइब के बारे में, तो केरल का जो खाद्य आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट में एडामल कुलिकुड्डी केरल की एकमात्र जनजाति पंचायत है ना। तो उनमें जो कहते हैं ना कि जो राशन की वितरण होता है उसमें कुछ समस्याएं चल रही तो उसको उजागर किया है। तो जो मुथुवन ट्राइब है, मुथुवन ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? मुथुवन ट्राइब केरला वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी और तमिलनाडु वाले रीजन में और वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप का ये पार्ट यहाँ पे मानी जाती हैं। तो एक तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है,
अब ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या करेंगे, दे प्राइमरली रिजाइड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में निवास करते हैं। कौन सी? मुथुवन। ठीक है। दे फॉलो यूनिक सिस्टम और गवर्नेंस ऑफ कानी ट्राइब। कानी सिस्टम को फॉलो करते हैं गवर्नेंस के लिए, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है। तीसरा, उनकी सामाजिक व्यवस्था में कोट्टम नामक 6 कुलों में विभाजित किया जाता है। तो देखो करेक्ट तो 3 के तीनों ही हैं। अब कानी सभ्यता, जो कानी किसे बोला, कानी मुखिया को बोला जाता है। कानी ऐसा मुखिया होता है जो बुजुर्गों की जो परिषद होती है, काउंसिल होती है, उसका हेड करता है और जो कम्युनिटी रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनको हल करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में कि हाल में बुल्गारिया के लोग 5 वर्षों में 8वीं बार चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे किस तरह से है। अब बुल्गारिया अगर हम बात करें तो यूरोप वाला रीजन, अगर आपने ये यूरोप वाला रीजन देख रखा तो साउथ ईस्ट वाले रीजन में आपको बुल्गारिया देखने को मिलेगा, जो बाल्कन पेनिनसुला है उसका पार्ट है। अब उसके उत्तर में, जैसे मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ बुल्गारिया, ठीक है ना। बुल्गारिया के उत्तर में आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? रोमानिया देखने को मिलेगा। ठीक है ना, रोमानिया देखने को मिलेगा। बुल्गारिया के साउथ में आपको देखने को मिलेगा तुर्की देखने को मिलेगा और ग्रीस भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इस वाले रीजन में आपको नॉर्थ मैसिडोनिया देखने को मिलेगा। ठीक है। और ईस्टर्न वाला जो बुल्गारिया है, यहाँ पे आपको ब्लैक सी से घिरा हुआ रीजन देखने को मिलेगा। बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन की बुल्गारिया की सीमा किस किस देश से लगती है? रोमानिया से लगती है, करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा, मतलब ये तो हट जाएगा। तुर्की से लगती है, ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा जहाँ पे होगा अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है ना। अब रही बात पाँचवा और चौथा की, क्योंकि चारों तो इसमें पाँचवें की बात कर हंगरी इसका सही आंसर है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4। जो हंगरी है बुल्गारिया की सीमा से नहीं लगता। ठीक है ना। ये जो रोमानिया और सर्बिया के बीच में है, तो मतलब रोमानिया है, ये सर्बिया है और उसके बीच में आपको हंगरी देखने को मिलता है। हंगरी की सीमा बुल्गारिया से नहीं लगती। इस तरह की यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको भी अलर्ट रहना है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन किसके बारे में? कोलोराडो रिवर के बारे में है कि वाशिंगटन जो यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिकों ने कोलोराडो नदी में जो जल की कमी हो रही है उसके रहस्य को खोजा है। ठीक है। अब ये कोलोराडो रिवर है कहाँ पे? तो आपको पता उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। और बेसिकली यूएस में आपको देखिए अगर ये मैं एक डब्बा बनाता हूँ, ये नॉर्थ यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो पीछे वाला रीजन उसे रॉकीज श्रृंखला बोला जाता है, रॉकीज माउंटेन का पार्ट मानी जाती हैं। और ये साउथ अमेरिका इसमें एंडीज मानी जाती है, एंडीज। तो ये रॉकीज है ना, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, रॉकीज पर्वतों से निकलती है कौन सी है नदी, और इसकी जो रॉकी पर्वत में निकलती है और लगभग 2330 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और जाती है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। तो यूएस जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें ईस्टर्न वाले पार्ट में, इधर अटलांटिक है, यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया गल्फ ही देखने को मिलेगा। तो कैलिफोर्निया खाड़ी में आपको ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है। न्यूज़ में क्यों था? हाल में एक वृद्ध महिला अपने घर से लापता हो गई और बाद में मृत्यु पाई गई। इस वजह से इस रीजन को न्यूज़ में थोड़ा सा आ गया। अनामलाई वाला जो टाइगर रिजर्व है ना, ये बेसिकली दक्षिण पश्चिमी घाट का पार्ट है ना। तो पश्चिमी घाट का पार्ट है ही। इसके पूर्व में आपको जैसे अनामलाई टाइगर रिजर्व बना लो, इसके पूर्व में आपको मिलेगा पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व मिलेगा। दक्षिण पश्चिम में आपको चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। चिन्नार, दक्षिण पश्चिम में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी आपको देखने को। और इराविकुलम नेशनल पार्क भी लगा हुआ है इससे, अनामलाई से। ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि तमिलनाडु के साउथ वेस्ट घाट का पार्ट है, पलक्कड़ गैप से दक्षिण में स्थित है। इट वाज डिक्लेयर्ड इन टाइगर रिजर्व इन 2007 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, द रिजर्व इज होम द कदार एंड द मुदुवार इंडिजिनस कम्युनिटी। जो रिजर्व है, कादार और मुदुवार जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। कदावार, मुदुवार, मलाइसार, इलावलार, पुलेयार, बहुत साहिब किस टाइप की ट्राइब यहाँ पे पाई जाती हैं। और सेमी एवरग्रीन है ना। और अगर आप बात करोगे तो डिसिडियस फॉरेस्ट भी यहाँ पे कुछ रीजन में देखे जाते हैं। ये भी थोड़ा सा जानना आपके ज़रूरी हो जाता है। एशियाटिक जो एलिफेंट है, बाघ है, ये सब जीव जंतु यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे।
ठीक है, 3 के तीनों ही आई थिंक करेक्ट होना चाहिए मुझे लगता है ना। तो 3 के तीनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको प्रॉपर मिला है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हालांकि वीडियो डिस्कशन में हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे एपिस मेलिफेरा के बारे में, भाई एपिस मेलिफेरा क्या है, लास्ट में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो सकता था, आपको शुरू में डिस्कस करता आप भूल जाते, है ना। तो लास्ट में इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए कि आपको भूले ना, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखा जा रहा है आपका। चलिए, तो एपिस फेलिमेरा के बारे में अगर आप यहाँ पे देखो तो CSIR और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, मतलब किसने, यहाँ पे लिखते हैं CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इन्होंने पुलवामा द्वारा हाल में जो परीक्षण किया, हाल में जो देखा गया है एपिस मेलिफेरा, वो 0 डिग्री टेम्परेचर में भी जीवित रह सकती है। एक तरह की मधुमक्खी है, ऐसी मधुमक्खी जो 0 डिग्री टेम्परेचर में जीवित रह सकती है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं कि इट इज़ कॉमनली नोन एज वेस्टर्न हनी बी एंड इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हनी बी स्पेशल ग्लोबली। ये इनसे पश्चिमी हनी बी बोला जाता है और ये विश्व की सबसे व्यापक पाई जाने वाली मधुमक्खी है। कि ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ये बात एकदम करेक्ट है। पश्चिमी यूरोप में अगर हम बात करें, वेस्टर्न US वगैरह में भी हर जगह आपको ये मधुमक्खी देखने को अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगी, तो कई सारे रीजन में ये मधुमक्खी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इट इज सोलिटरी इंसेक्ट स्पीसीज वेयर ईच फीमेल इज फर्टाइल बिल्ट इट्स ओन नेस्ट। ये एकाकी कीट है जिसमें प्रत्येक मादा उर्वर होती है और अपना स्वयं का घोंसला बनाती है, ठीक है। यह भी बात यहाँ पे करेक्ट ही है, इसमें गलत होने वाली कोई बात ही नहीं है, पर इसमें शायद गलत है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट इज यूसोअल मतलब ये सामाजिक है, एकाकी नहीं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कहाँ गया ये वर्ड यूसोअल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, यूसोअल सामाजिक है, यह कॉलोनीज़ में रहती है ना। एक रानी होती हैं, बहुत सारे उसके मतलब क्वीन जैसी होती है क्वीन, और बाकी सब उसके अगल बगल में रहने वाले होते हैं। तो इस तरह का मतलब कि कुछ इसका सिस्टम है। तो एपिस मेलिफेरा क्या है, एक तरह की मधुमक्खी है। तीसरा, वर्कर्स आर क्वीन बोथ पोजेस स्टिंग। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में थी तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बन गया उसमें। तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा, है ना। इसे भी देख लीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट 7 से 8 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको फोकस करिएगा। पेलुसियम को समझ लीजिएगा, मथुवन जो ट्राइब है उसके बारे में भी जान के रखिए, कोलोराडो के बारे में, नदी के बारे में, अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इन सब